बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बंगाल में खेला चालू है, खेला होए का नारा अब भी चल रहा है। 5 राज्यों में चुनाव होने थे, 4 में निपट गए, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में। बंगाल में 4 चरण के चुनाव हुए और इलेक्शन कमीशन का जिस तरह का रवैया रहा, उससे इलेक्शन कमीशन की नीयत पर सवाल उठे। बादब बा मुलाहजा में हम चुनाव को लेकर कुछ बातें करेंगे, बंगाल के अलावा असम, तमिलनाडु, केरल को लेकर। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही साथ जन सरोकारों की पत्रकारिता को बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार बादब बा मुलाहजा को आर्थिक सहयोग भी करें। तो बंगाल में खेला हो रहा है, खेला हो गया। इलेक्शन कमीशन, एनआईए, ईडी, इनकम टैक्स सब खेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने तो घर ही बना लिया एक तरह से, प्रधानमंत्री ने। भाजपा का हर बड़ा नेता बंगाल में है। न सोशल डिस्टेंसिंग, न मास्क, भीड़ आ रही है, और कोरोना भी बुरी तरह बेतरह फैल रहा है। और जो नतीजे सामने आए उससे लगता है कि बंगाल में कोरोना की लहर चुनाव के बाद दिखाई देगी। इलेक्शन कमीशन ने अचानक किसी ममता बनर्जी की एक टिप्पणी को लेकर उन पर 24 घंटे का बैन लगा दिया और इसके खिलाफ ममता बनर्जी ने कोलकाता में गांधी मूर्ति के सामने एक दिन का धरना दिया। और इस धरने ने चुनाव आयोग की भी परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि इस धरने को जिस तरह से पब्लिसिटी मिली, जिस तरह से प्रचार मिला, शायद ममता बनर्जी अगर प्रचार करने के लिए जगह जगह जाती तो इतना प्रचार न कर पाती। कूच बिहार में अर्धसैनिक बलों की गोली से लोग मारे गए। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच ममता बनर्जी के जाने पे पाबंदी लगा दी। हालांकि वो बुधवार को गई, उनके परिवारजनों से मिली। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से सीआईएसएफ को क्लीन चिट दे दी और अर्धसैनिक बलों का जिस तरह का रवैया दिखाई दे रहा है, यानी चुनाव जीतने के लिए हर तरह का प्रपंच कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो बातें सामने छन के आ रही हैं, वो भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। ममता बनर्जी ने गांधी मूर्ति के पास न सिर्फ धरना दिया, प्रदर्शन किया, बल्कि वहां पेंटिंग भी बनाती रही और पूरे प्रदेश में लाइव उनका डेमोन्स्ट्रेशन, उनका प्रदर्शन चलता रहा। चुनाव आयोग का प्रतिबंध उस पर ही भारी पड़ा। এই ঘটনাটাকে স্মরণ রেখে, এরা তো গণতন্ত্রের বলি, সুতরাং এই ঘটনাটাকে স্মরণ রেখে 5টা পরপর আমাদের নিজেদের, আমি বললে হয়তো ইলেকশন কমিশন আমাকে আরেকটা নোটিশ ধরাবে, তা ধরা, কিন্তু যারা মারা গিয়েছেন তাদের প্রতি তাদের যেন আমরা একটা করে মোমেন্টাম, একটা করে স্ট্যাচু বা একটা করে শহীদ বেদি যেন তৈরি করে দিই। এবং এই শহীদ বেদি তৈরির দায়িত্ব আমি রবিকে দিচ্ছি। রবি পার্থর সাথে কথা বলে এটা করবে এবং সেটা আফটার ইলেকশন মিডিয়াও পড়ে একটা জায়গা রেখে দাও, 5টা পরপর শহীদ বেদি করবে, বাদ বাকিটা করে আমায় ডাকবে, আমি নিজে আসবো। तो 4 राज्यों में चुनाव निपट गया है और एक अनुमान जो नजर आ रहा है अभी कि तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी, इन 4 राज्यों में एक तरह से तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ डीएमके की अगुवाई वाली यूपीए सरकार बनाती हुई दिख रही है। लगभग 170 के आसपास उसे सीटें आती हुई दिख रही हैं। 2, 4, 5 इधर उधर हो सकते हैं,
जबकि AIADMK जिसमें भाजपा भी शामिल है वो करीब 60 के आसपास की सीटें जीत सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पहली बार कमल हसन की पार्टी ने भी एक MNM गठबंधन के साथ उतरी है और एक अनुमान जो लग रहा है उसके 10 सीटों के आसपास, 10 या 10 से नीचे कुछ सीटें उसे मिल सकती हैं। पहली बार चुनाव में कमल हसन उतर रहे हैं। दक्षिण में फिल्म से जुड़े लोगों का एक क्रेज अलग है, पता नहीं कितना इसमें सीन लगा पाते हैं कमल हसन। लेकिन एक बात तय है कि DMK, स्टालिन की अगुवाई में DMK बहुत मजबूत है और इस बार सत्ता में उसकी वापसी दिखाई दे रही है। असम में बीजेपी की सरकार है। शुरुआत में ऐसा लगा था कि फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन अब जब चुनाव हो गए हैं तो बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। असम में कांग्रेस को AIUDF यानी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी और बोडो पीपल्स फ्रंट के साथ गठबंधन का फायदा दिखाई दिया है। उसे लगभग 70 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, अगर सब कुछ सारे अनुमान ठीक रहे तो। भाजपा 50 से कुछ ऊपर सीटें लाएंगी और अन्य को 2 से 3 सीटें मिल सकती है। ये एक अनुमान है, आकलन है, इसमें थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है। इसी तरह केरल में थोड़ा फाइट टफ है, बहुत क्लोज कंटेस्ट है LDF और UDF के बीच, और बहुत क्लोज कंटेस्ट है। किससे ऐसा, हालांकि शुरुआती अनुमान ये लग रहा था कि UDF पिछड़ जाएगी, जो कांग्रेस के अगुवाई वाली है वो सरकार शायद ना बना पाए और केरल में LDF फिर से सरकार बना ले। लेकिन यह है कि अब बहुत क्लोज कंटेस्ट हो रहा है, वहाँ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने केरल में पैठ बनाई है, इससे कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को बहुत फायदा हुआ है और केरल में बहुत क्लोज कंटेस्ट है जो दिखाई दे रहा है। LDF यानी को 70-72 सीटें दिखाई दे रही है और UDF को 67 से 69 सीटें दिखाई दे रही है। अगर एक आध भी इधर उधर हुआ तो फिर मामला फंस सकता है। भाजपा कहीं भी नहीं है रेस में, एक आध सीट अगर मिले, पिछली बार भी एक सीट मिली थी तो एक आध सीट मिल सकती है। पुडुचेरी में भाजपा के अगुवाई वाले गठबंधन को सत्ता मिल सकती है, क्योंकि पिछली बार वहाँ कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार थी। लेकिन अगर खेल हुआ तो फिर वहाँ भी खेल हो सकता है, लेकिन फिर वहाँ पुडुचेरी में NDA मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी चीज जो ये है कि बंगाल में क्या होगा। सारी नजरें बंगाल पर, 8 चरण में चुनाव हो रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन चूंकि भाजपा के लिए सारे ऑप्शंस उसने खोल रखे थे, इसलिए 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। 4 चरण हो गए हैं, 4 चरण और होंगे। इस बीच प्रशांत किशोर का एक ऑडियो जो बातचीत है वो लीक हुआ, उसमें हालांकि लीक होने वाली क्या बात थी उसमें समझ में नहीं आती। बंगाल में खेला दूसरा होगा। हम पहले भी कह चुके हैं कि वहाँ कांग्रेस और लेफ्ट को बहुत कमजोर ना समझे। पता नहीं प्रशांत किशोर किस हिसाब से कह रहे हैं कि 40% वोट आ जाएगा विधानसभा में। पिछली बार 2016 में 3 सीटें थी, लगभग 10% वोट मिले थे। 2019 में जरूर ये वोट का प्रतिशत बढ़कर 40 के आसपास हुआ था, लेकिन उसमें 32% कांग्रेस और लेफ्ट का वोट दिया था। तृणमूल कांग्रेस का वोट इंटैक्ट रहा था। लेकिन हाल के दिनों में जो सर्वे आए उसमें ये लग रहा है कि लेफ्ट और कांग्रेस का वोट फिर लेफ्ट और कांग्रेस की तरफ लौट रहा है, इसलिए खेला हो रहा है वहाँ। पिछली बार कांग्रेस और लेफ्ट को 80 सीटें मिली थी, और अगर हम पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट को बहुत कमजोर ना समझा जाए। मुख्य विपक्षी दल थी और मुझे जो लगता है कि कांग्रेस और लेफ्ट वहां खेला कर देगी। वो बड़ी मजबूती से वहां भाजपा से आगे निकल सकती है। प्रशांत किशोर 99 सीटों के आसपास रख रहे हैं भाजपा को। 3 सीटों से 99 सीट कहीं गले से उतरने वाली बात नहीं लग रही। ये सही है
पिछली बार 200 के पार थी ममता बनर्जी, उनका हो सकता है कि उनकी सीटें कम हो चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी है, कई ध्रुवीकरण की कोशिश की गई है भाजपा के जरिए, हो सकता और इसमें कामयाबी भी मिली होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के बयान ने उनके किए किराए पर पानी भी फेरा है। और हाल के दिनों में जिस तरह का माहौल बना है कोरोना का, उस कोरोना से भी परेशानी लोगों को हो रही है। एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि टीएमसी पिछले बार के मुकाबले 20-25 सीटें कम आएंगे, उसे लगभग 170 के आसपास, लेकिन सरकार बना लेगी। 294 का आंकड़ा बहुमत का आंकड़ा है, तो उससे काफ़ी आगे हो जाएगी। हालांकि तमाम तरह के छल प्रपंच भाजपा ने किए और भाजपा को लोग जो कह रहे हैं कि वो 74-75 सीटें मिलेंगी, और लेफ्ट और कांग्रेस को जो गठबंधन बना, ये इसमें इंडियन सेकुलर फ्रंट भी है, उसको 42 से 40 से ऊपर 47 से। लेकिन हम जो देख रहे हैं, हम जो बंगाल को जानते हैं, हमने बंगाल में 8-10 साल जो पत्रकारिता की है, उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस और लेफ्ट भाजपा से आगे निकल सकती है, क्योंकि बंगाल की मट्टी में, बंगाल के जीन्स में सांप्रदायिकता नहीं है। वो एक तरह से वहाँ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, ममता के खिलाफ हो सकते हैं लोग, लेकिन वहाँ ध्रुवीकरण मजहब के आधार पर नहीं बांटा जा सकता। ये बात कांग्रेस और लेफ्ट को के पक्ष में जा सकती है। वैसे भी ये कहा जाता है कि अधीर रंजन को, जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, उन्हें अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। वो खेल करने में वो भी माहिर है, माहिर खिलाड़ी हैं। इस बीच कूच बिहार गई, जहाँ ममता बनर्जी, जहाँ 5 लोग अर्धसैनिक बलों की गोली से मारे गए थे, और जिसे इलेक्शन कमीशन ने क्लीन चिट दे दी थी। समझ में नहीं आता है चुनाव आयोग का ये खेल। वहाँ गई, उनके परिजनों से मिली, और उन्होंने ऐलान किया कि वहाँ उन 5 लोगों की शहादत जो हुई है, उनकी याद में वे शहीद बेदी वहाँ बनाएंगी और उनके परिजनों का हर तरह से ख्याल रखेंगी। ममता बनर्जी खेल खेल रही हैं, और इस खेल में भाजपा पिछड़ती दिखाई दे रही है, हालांकि हर तरह का पाखंड वह कर रही है। আমি ভেবে পাচ্ছি না একটা ইলেকশনকে কেন্দ্র করে সর্বতোভাবে আমাকে আটকানোর প্রচেষ্টা চলছে কেন। দিল্লি থেকে শুরু করে সারা ভারতবর্ষের যত বিজেপির রাঘব বোয়াল থেকে চুনোপুটি আছে, তাদের থেকে শুরু করে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার যত এজেন্সি আছে, সবাইকে নিয়ে খালি আমাকে কি করে বধ করা যায়, বাংলাকে কি করে অসম্মান করা যায়, বাংলাকে কি করে অপমান করা যায়, বাংলাকে কি করে দখল করা যায়, এই এক অশুভ প্রচেষ্টা চলছে। আমি পরিষ্কার আপনাদের কাছে বলি অল্প ভাষায়, বাংলাকে গুজরাট করতে দেব না, বাংলাকে গুজরাট করা যাবে না।